बदली हुई परिस्थितियों में जिस ब्राह्मण ने या जिस बनिए ने कभी मीट नहीं खाया, कोरोना काल में आधे लोगों ने खाना शुरू कर दिया। एक दलित, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई भाई का मर्डर कर दे या भाई पत्नी के साथ झगड़ा हो, ना कहीं दावे के साथ लिखूंगा कि जिस दिन उसको लीडर ठीक मिल गया, जिस दिन उसको नेतृत्व ठीक मिल गया, उसी दिन कहानी पलट देगा। बीजेपी मुसलमान से नहीं डरती। अगर बीजेपी डरती है तो वो कहीं ना कहीं दलितों से डरती है। एक फला फला ब्राह्मण व्यक्ति ने एक बाबा साहब की कहानी सुना दी और आपने उसको प्रसारित कर दिया। एक ब्राह्मण आदमी ने दलितों के दुख दर्द की कहानी सुना दी और आपने उसको एक ही दिन में हिट कर दिया। लाख, 1 लाख, मिलियन, 2 मिलियन। और अगर ब्राह्मण क्यों छोड़ेगा जाति? उसे तो जाति फायदा कर रही है। आपके कहने से ब्राह्मण जाति छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा भाई? बाबा साहब ब्राह्मण बनिए का 80% का बच्चा भी ये कहने में हिम्मत नहीं रखता कि मुझे आईएएस बनना है। अपने घर के बाहर दलित पूरा परिवार एक छोटा सा सफेद कागज लिख करके अपने हाथ से लिख दे कि ये घर तीसरी आजादी घोषित कर, और उसकी सेल्फी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दे। कहीं ना कहीं दलित इस देश का राजा बनेगा, 100% बनेगा। लिख कि दलित माओं की कोख अभी इतनी सूनी नहीं है कि वो बाबा साहब ना पैदा कर दें और मान्यवर काशीराम जी ना पैदा कर दें। के ऊपर हमने कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। बाबा साहब की भी 2 ही प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं, मैं जितने सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बना उसमें हम 2 ही पे चर्चा करना चाहते हैं। शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अरे इसके बाद भी तो और कुछ है ना। दुनिया बदल रही है भाई। इन बदली हुई परिस्थितियों में जिस ब्राह्मण ने या जिस बनिए ने कभी मीट नहीं खाया, कोरोना काल में आधे लोगों ने खाना शुरू कर दिया। देखिए, इससे इसी पर चर्चा ना हो, हमको सब चीजें। और एक चीज और बताऊंगा, देखिए मैं एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, बस 5 मिनट में अपनी बात कहूंगा। सर सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे 100% लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, कि दलित को कोई कंडित कर नहीं सकता। वो व्यवस्था के खिलाफ उसके रग रग में गद्दारी उसके पास है नहीं, गद्दारी वो करता ही नहीं। हजारों साल के इतिहास में उसने तमाम शोषण कहने के बावजूद भी इस देश की व्यवस्थाओं से कभी गद्दारी नहीं करी। एक दलित, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई भाई का मर्डर कर दे या भाई पत्नी के साथ झगड़ा हो उसका मर्डर कर दे या माँ बेटे का मर्डर करा दे। और बहुत सारी जातियां हैं हमारे आसपास जब माँ बेटे का मर्डर करा देती है जमीन की, 2 बीघे जमीन या 5 बीघे जमीन के लिए। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है। रिएक्शन है, और मैं 100 नहीं 1 लाख% कहीं ना कहीं दावे के साथ लिखूंगा कि जिस दिन उसको लीडर ठीक मिल गया, जिस दिन उसको नेतृत्व ठीक मिल गया, उसी दिन कहानी पलट देगा। बीजेपी मुसलमान से नहीं डरती। अगर बीजेपी डरती है तो वो कहीं ना कहीं दलितों से डरती है। उसको रिएक्टिव है, रिएक्शन है उसके अंदर, रिएक्शन है। जैसे नागपाल जी ने कहा, देखिए हम चर्चाओं को समझ ही नहीं पा रहे। एक पत्रकार होने के नाते क्या हमारा नेतृत्व नहीं है? जब बाबा साहब 20 में एक पत्र निकाल सकते हैं, मान्यवर काशीराम जी खुद एक पत्र निकाल सकते हैं, जिन भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जो शिक्षाएं लोगों तक पहुंची, वो कहीं ना कहीं वह पत्र ही निकले होंगे ना। अखबार नहीं लिखना होगा तो कहीं ना कहीं पत्ते पे मैसेज होगा ना। जब वहां सारी चीजें निकल सकती है तो यहां क्यों नहीं हो सकता भाई? और एक बात और सर बस 1 मिनट देखो, ये मीडिया है, इसमें तुम पत्रकार भी हो, इसमें तुम लेखक भी हो, इसमें तुम देखने वाले भी हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आपने इसका सदुपयोग किया? आपने सदुपयोग किया? लोग इसका यूज कर रहे हैं आपको नियंत्रित करने के लिए। एक फला फला ब्राह्मण व्यक्ति ने एक बाबा साहब की कहानी सुना दी और आपने उसको प्रसारित कर दिया। एक ब्राह्मण आदमी ने दलितों के दुख दर्द की कहानी सुना दी और आपने उसको एक ही दिन में हिट कर दिया। लाख, 1 लाख, मिलियन, 2 मिलियन। और अगर नागपाल जी डालें, चले यार ये कुछ बोल, ये तो ये रोज यही कहानी कहते रहे। आज एक नया बाजार में आया है, हम ये भी नहीं सोच पाए। एक छोटी सी बात के साथ अंत करूंगा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है पिछले 1.5 साल से, कोरोना काल के बाद से,
कोरोना काल से पहले हमने एक कंसेप्ट रखा था, राहुल जी मैं उस दिन भी कार्यक्रम में रखा था। और बेईमानी की बात नहीं है, मैं नेता हूं, 100% वाला नेता हूं, 1000% वाला नेता हूं, बिल्कुल 100% हार्ड कोर पॉलिटिशियन सोचता हूं, पॉलिटिकली सोचता हूं, सामाजिकता का चोला हो सकता है। मेरे दिमाग में अगर राजनीति है तो जबान पे सोशल सर्विस नहीं रहेगी, और अगर जबान में राजनीति है तो दिमाग में सोशल सर्विस नहीं रहेगी। गद्दारी नहीं करनी है। पिछले 1.5 साल से एक चीज ढूंढता हूं, पिछले 1.5 साल से हमने कहा कि देखो हमको एक तीसरी आजादी चाहिए, जो सामाजिक आंदोलन की बात है। ब्राह्मण क्यों छोड़ेगा जाति? उसे तो जाति फायदा कर रही है। आपके कहने से ब्राह्मण जाति छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा भाई? बाबा साहब ने अपने जीते जी ये कहा कि ये संविधान, इस देश में जो आजादी है ये राजनीतिक आजादी है। आज चुनावी राजनीति है। बाबा साहब ने तभी कह दिया कि ये पूर्ण आजादी नहीं है। इस देश के दलितों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश का जो संविधान है ये तब तक कारगर नहीं होगा जब तक इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर दलित नहीं होगा तो संविधान काम नहीं करेगा। लोग संविधान को दोष देंगे। तुम याद रखना, तुम अपने लोगों को जागरूक करना, तुम बताना कि ये संविधान तब तक आपके काम नहीं आ सकता, तब तक इसको लचीला बना देंगे लोग। बाबा साहब ने खुद ये कहा 70 के दशक में जब अमेरिका में ब्लैक आंदोलन चला, इस देश के दलित मूवमेंट में एक शब्द आया, तीसरी आजादी। क्योंकि दलित इतना छोटा नहीं सोचता, उसकी सोच बहुत खतरनाक है। उसके गरीब के बच्चे से भी अगर पूछोगे, देखिए मैंने जीवन में पहली बार एक ब्राह्मण बनिए का 80% का बच्चा भी ये कहने में हिम्मत नहीं रखता कि मुझे आईएएस बनना है। और मैं तमाम बच्चों को जानता हूं जो गांव देहात के लोग हैं जिनको आईएएस का भी नहीं पता। वो 3rd डिवीजन वाला भी ये कहेगा कि मेरे सपना है कि मुझे कहीं ना कहीं आईएएस बनना है। ये सपना दलित देख सकता है और नहीं देख सकता। 70 के दशक में अगर अमेरिका में आंदोलन है तो दलितों में भी आंदोलन है। तीसरी आजादी की बात हुई। 1857 की पहली लड़ाई देश हारा, आजादी नहीं मिली। दूसरी आजादी की लड़ाई में देश आजाद हुआ, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब ने खुद ये कहा कि अब हम तीसरी आजादी की बात सोचेंगे। और इस देश में जब तक सामाजिक अन्याय रहेगा, सुमित जी, इस देश में जब तक सामाजिक अन्याय रहेगा, दलित अगर तीसरी आजादी की बात नहीं करेगा, तब तक ये तीसरी सामाजिक न्याय खत्म नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लोगों के सामने रखा था, उसमें कोई चंदा भी नहीं है, उसमें कोई जन आंदोलन भी नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ना उसमें चंदा है, ना उसमें कोई अध्यक्ष है, ना उसमें कोई उपाध्यक्ष है, ना उसमें कोई पैसा देना है। मैं ये कहा कि आप अपने घर के बाहर, ऐसा मेरा विचार था कि अपने घर के बाहर दलित पूरा परिवार एक छोटा सा सफेद कागज लिख करके अपने हाथ से लिख दे कि ये घर तीसरी आजादी घोषित घर, और उसकी सेल्फी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दे। जिस दिन किसी गांव से 10 घर अगर घोषित होगी तीसरी आजादी घोषित कर, उस दिन गांव घोषित हो जाएगा। और जो गांव अगर घोषित हो गया तो दलित आगे चलेगा। ये पीछे वाला खेल नहीं है, सामाजिक न्याय की बात नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का खेल होगा। लेकिन आज तक मुझे वो सेल्फी मिली नहीं। मैं भी देखिए, मैं कहूंगा मुझे भी, देखिए हम रोज सेल्फी खींचते हैं। एक घर के बाहर एक सफेद कागज बच्चे की कॉपी में से निकाल करके तीसरी आजादी, अरे ठा के फिर फेंक देना, एक सेल्फी तो डालनी थी। और लोग कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, कंसेप्ट ही हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के मसौदे की बात हुई तो मैंने कहा कि हम आजाद कहाँ हैं। जो मीडिया के साधन थे कह रहे हैं कि हम सामाजिक रूप से जब तक गुलाम हैं, हम तीसरी आजादी की बात करेगा, इस देश का दलित तीसरी आजादी की बात करेगा। और हम ऐसे उसने कहा कि आप सड़क पर लड़ेंगे। मैं कहा सड़क पर नहीं लड़ेंगे, इस देश की व्यवस्था के खिलाफ हमारे पास लड़ने के कुछ साधन हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि भैया झंडा लो और घर पे लगा दो और एक सेल्फी डाल दो, काम खत्म हो गया। तो हमारे नेता भी ये कह सकते हैं भाई, जब सारी व्यवस्थाएं चेंज है, आपके पास ऐसा व्यवस्थाएं हो सकती हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज नहीं तो कल। और एक बात और,
इस देश की व्यवस्थाओं पे दलित काबिज होगा। संभावनाएं बनी थी कि अब से 15 साल पहले इस देश की व्यवस्थाओं का, इस देश का राजा दलित बन सकता था। वो क्या कारण रहे, उन पे भी चर्चा करेंगे कभी। हो सकता है कि कुछ खामियां रहें, कभी आप अच्छे के लिए करते हैं, गलत भी हो जाता है। राजनीति दोनों तरह का खेल है, इतना आसान नहीं है कि किसी एक के ऊपर हम दोष देते हैं। एक की गलती की वजह से राजनीति गलत नहीं होती, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं दलित इस देश का राजा बनेगा, 100% बनेगा, बनेगा। लिख दो, मैं रहूं या ना रहूं, सुमित जी रहे या ना रहे, 20 साल बाद आप लिख लेना, इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलित काबिज होगा, 100% राजा बनेगा। अगर, और मैं एक बात फिर कहता हूं, मुझे आज भी लगता है, और ये मैंने तमाम एक मंच पे भी कही थी, कि दलित माओं की कोख अभी इतनी सूनी नहीं है कि वो बाबा साहब ना पैदा कर दें और मान्यवर काशीराम जी ना पैदा कर दें। अपने आप को ऊर्जावान बना करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि दलित हताश हो जाए। यह बड़ी चिंता का विषय है। आप छोड़िए, अरे नौकरी तमाम खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। इस देश के जब तक चौराहे जिंदे रहेंगे तब तक हम भूखे नहीं मर सकते। हमको मजदूरी भी करना आती है, हमको पखाना साफ करना भी आता है। हम मरे हुए जानवरों की अगर खाल निकाल करके जिंदा रह सकते हैं तो हमें कौन मारेगा, कोई नहीं मार सकता। मेरा मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ ऊर्जावान बने रहो, नए सवेरे का इंतजार करो। इस देश में एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए सुनिए, बीमार कोई और है, हम बीमार नहीं है, हमारा पेट खराब नहीं है, हमारा पेट खराब है ही नहीं। अरे जितना हमको रोटी की जरूरत है उससे हमको कम मिल रही है। किसी भी आदमी का अगर पेट ठीक रखना हो तो उसकी ओवर ईटिंग मत कराओ, उसे कम खाना देते रहो, उसका पेट कभी खराब हो ही नहीं सकता। जब हम पे साधन ही कम है तो हमारा राजनीतिक हाजमा कभी खराब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। मेरा मानना यह है कि ये परिस्थितियां बदलेंगी, वो 24 में बदले या 34 में बदले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम खत्म नहीं होंगे ना। और रिजर्वेशन खत्म होगा ना, अभी तो एजुकेशन में रिजर्वेशन है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अपने बच्चों को एक दलित के जीवन में सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके जीवन में बना है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन ही है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, एजुकेशन का रास्ता मत छोड़ो और एजुकेशन लेते रहो। चलिए, बहुत समय हो गया सर, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। और यही सब चीजें हैं। जय भीम, जय भारत।